अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अली यासीन एंड यू आर वाचिंग द चैनल PPSC पास्ट पेपर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 और इसको हम मुकम्मल उर्दू ज़बान में डिस्कस करेंगे ताकि तमाम स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स जिन्होंने ASF में अप्लाई किया हुआ है इंस्पेक्टर की सीट्स पर, तो उनको ये एक्ट मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से समझ लग सके। और हम इस एक्ट को सिंपल और इजी वर्ड्स में डिस्कस करेंगे और साथ ही इस एक्ट की इंग्लिश रीडिंग भी करेंगे ताकि कोई भी वर्ड इसमें ऐसा ना हो जो व्यूअर्स को पता ना हो। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्ट बेसिकली होता क्या है। पाकिस्तान में बेसिकली जो मेन जो दो लॉज हैं, एक ऑर्डिनेंस है और एक एक्ट है, और दोनों का डिफरेंशिएट मैं अभी आपको करके बताता हूँ कि एक्ट जो होता है वो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट ये दोनों अप्रूव करें तो फिर जो एक्ट है वो लागू होता है। और उसके अलावा एक ऑर्डिनेंस होता है। ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, वो जस्ट जो प्रेसिडेंट है वो अप्रूव करता है और ऑर्डिनेंस एक ख़ास जगह पर और एक ख़ास मुद्दत के लिए लगाया जाता है। जो एक्ट होता है वो पूरे पाकिस्तान के लिए और परमानेंट एक्ट होता है, परमानेंट लागू होता है। जो ऑर्डिनेंस होता है वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट समझ लगे होंगे। चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 13 दिसंबर 1975 एंड आर हेयर बी पब्लिश्ड फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन। मैंने पहले आपको बताया कि जो एक्ट होता है उसको प्रेसिडेंट से अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो जो ASF का एक्ट है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का एक्ट है, उसको 13 दिसंबर 1975 में इसको प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिली थी और 18 दिसंबर 1975 को ये पाकिस्तान के ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश किया गया था। क्लियर हो गया? पार्लियामेंट में ऑलरेडी अप्रूव था। 13 दिसंबर को प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया और उसके बाद 18 दिसंबर 1975 को ये ऑफिशियल गज़ट में इसको अपलोड कर दिया गया था। ठीक है, ये 18 दिसंबर को ही लागू हुआ था पाकिस्तान में। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे एक्ट नंबर LXXV1II, तो ये इसका मतलब है 77। तो ये 1975 में जितने भी एक्ट लागू हुए थे उसमें इसका नंबर जो है वो 77 है। आगे देखते हैं एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। इसमें कहा गया है कि जो एक्ट है ये बेसिकली एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का आइन बनाने के लिए एक्ट लाया गया है। An act to provide for the constitution and regulation of the airport security force। ये जो एक्ट है ये बेसिकली एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक्ट लाया गया है और इसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेयर इट इज़ expedient to provide for the constitution and regulation of the airport security force। इसमें कहा गया है कि इट इज़ एक्सपीडियंट, ये बहुत ज़रूरी था कि ASF का कॉन्स्टिट्यूशन और रेगुलेशन पेश करना फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल एरोड्रोम्स, एयरपोर्ट्स, एयरक्राफ्ट एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस। सबसे पहले लाइन में इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन पेश करना बहुत ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट, एरोड्रोम्स और सिविल एविएशन की सिक्योरिटी के लिए ये एक्ट पास किया गया और या लाया गया। ठीक है, उसके बाद इस एक्ट के तकरीबन 5 चैप्टर हैं और इस जो एक्ट को मैं 2 वीडियोस के अंदर अपलोड करूँगा। पहली वीडियो में 3 चैप्टर हम क्लियर करेंगे और हमारा पहला चैप्टर है वो देखते हैं।
हमारा पहला चैप्टर है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। पहले चैप्टर के अंदर है शॉर्ट टाइटल कि ये एक्ट जहाँ भी लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, हम इसका नाम ये रखेंगे। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। कहीं भी लिखा जाएगा तो ये पूरा इसका नाम होगा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। ये नहीं कि इसके साथ जो 1975 को रिमूव कर दिया जाए, ये लाजमी आएगा जहाँ भी लिखा जाएगा। इट एक्सटेंड्स टू ऑल एरोड्रोम्स एंड एयरपोर्ट्स, ऑल सिविल एविएशन स्टेशंस, सेंटर्स और ऑफिसेज इन पाकिस्तान। आगे एक्सटेंट है, इसकी हदूद क्या है, इसका दायरा इख्तियार कहाँ तक है, तो वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट एक्सटेंड्स टू ऑल एरोड्रोम्स, पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स, तमाम एरोड्रोम्स, तमाम सिविल एविएशन के जितने स्टेशंस हैं, जितने सेंटर्स हैं इन पाकिस्तान के अंदर, ये इन तमाम ऑफिसेज़ के ऊपर इसका दायरा इख्तियार है। ये तमाम जो हैं इसके एक्ट के अंदर आएंगे। इट शैल अप्लाई टू ऑल मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द फोर्स वेयर एवर दे मे बी। ये इसकी एप्लीकेशन है कि ये किन किन के ऊपर लागू होगा। तो ये क्या होगा कि ASF के जितने भी ऑफिसर्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे पाकिस्तान में कहीं भी, उन सब के ऊपर ये एक्ट जो है वो लागू होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। जैसे ही ये ऑफिशियल गज़ट के अंदर इसका नोटिफिकेशन होगा तो ये फौरी एप्लीकेबल हो जाएगा, इसका इतलाक हो जाएगा। ठीक है, कमेंसमेंट इसका इतलाक। उसके बाद इस एक्ट के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो इन्होंने बताई हुई हैं, वो देखते हैं। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब ये है कि जितनी भी डेफिनेशंस नीचे आ रही हैं, जितने वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं एरोड्रोम है, एयरक्राफ्ट है, ये सारे वर्ड्स हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये वर्ड्स सिंगल कहीं भी लिखे हुए नज़र आते हैं तो फिर ये डेफिनेशन कंसीडर होगी। अगर इसके वर्ड्स के आगे पीछे कोई और वर्ड्स की एडिशन है तो फिर ये डेफिनेशन कंसीडर नहीं होगी। ठीक है, मींस के एरोड्रोम है, अगर एरोड्रोम के साथ प्राइवेट एरोड्रोम आ जाता है तो फिर ये इसकी डेफिनेशन कंसीडर नहीं होगी। सिंगल वर्ड्स ही जहाँ लिखे होंगे फिर ये एप्लीकेशन इसकी डेफिनेशन जो है वो कंसीडर की जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं एरोड्रोम क्या चीज़ है। मींस एनी एरिया ऑफ लैंड और वाटर डिज़ाइंड, ऐसी जगह खा वो खुश्की हो या पानी हो, एंड डिज़ाइंड इक्विप्ड सेट अपार्ट कॉमनली यूज और इंटेंडेड टू बी यूज्ड आइदर होली और इन पार्ट। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसी जगह चाहे खुश्की हो चाहे पानी हो, जिसको एक स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया गया हो, फुली एक्विप्ड हो, चाहे उसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाए, चाहे इसका थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, किस लिए? फॉर अफोर्डिंग फैसिलिटीज़ फॉर द लैंडिंग एंड डिपार्चर एंड मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक हो गया, यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए एरोड्रोम क्या चीज़ है। कि ऐसी जगह चाहे वो खुश्की पर हो चाहे पानी पर हो, जो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और डिपार्चर के लिए इस्तेमाल की जाए, उसको एरोड्रोम कहते हैं। इसके अलावा और भी क्या चीज़ है जी? ये इसका एक पार्ट है इस डेफिनेशन का। दूसरा पार्ट क्या है? एंड इक्विपमेंट्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स देयर ऑन और अपरटेनिंग देयर टू। ठीक है, ये एंड इंक्लूड ऑल बिल्डिंग, शेड्स, वेजल्स, पियर्स, इंस्टॉलेशंस एंड इक्विपमेंट्स। एक तो वो जगह होगी जहाँ डिपार्चर होगा और लैंडिंग होगी, उसके अलावा वो तमाम बिल्डिंग्स, वो तमाम इक्विपमेंट्स, वो तमाम स्ट्रक्चर जहाँ जहाज़ खड़े होंगे, जहाँ जहाज़ मूव होगा, जहाँ जहाज़ की वर्किंग होगी, जहाँ जहाज़ों की सर्विस होगी, जहाँ जहाज़ों की रिपेयरिंग होगी, वो तमाम हिस्सा जो है वो एरोड्रोम कहलाएगा। और इस में से इन्होंने तीसरे हिस्से में से दो हिस्से इस डेफिनेशन के आपको समझ लगे होंगे। तीसरा हिस्सा ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एरोड्रोम है वो इसमें से निकाल दिए उन्होंने। पाकिस्तान के वो तमाम वो जो लैंडिंग एंड डिपार्चर एरियाज़ जो एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा हैं, वो तमाम ASF के अंडर आएंगे। मींस कि पाकिस्तानी एयरफोर्स
के जो एरोड्रोम हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे। इस एक्ट के अंदर बाकी जितने भी पाकिस्तान के एरोड्रोम हैं वो इस एक्ट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है एयरक्राफ्ट मीन्स एनी मशीन विच कैन डिराइव वोट इन एटमोसफियर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द एयर। ठीक है, ऐसी मशीन जो हवा के अंदर एयर की हवा के रिएक्शन की वजह से मूव करती है उसको हम एयरक्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, अदर दैन द रिएक्शन ऑफ द एयर अगेंस्ट द अर्थ सरफेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरे हिस्से में दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि अदर दैन द रिएक्शन ऑफ एयर अगेंस्ट द अर्थ सरफेस, कि ऐसी मूवमेंट या ऐसा रिएक्शन जो ज़मीन के मुखालिफ सिमत में जाता है, मीन्स के डायरेक्ट आसमान की तरफ जो मशीन मूव करती है वो एयरक्राफ्ट नहीं कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एयरशिप, काइट्स, ग्लाइडर्स एंड फ्लाइंग मशीन जितनी भी होंगी जो ज़मीन के मुखालिफ सिमत में उड़ती हैं वो एयरक्राफ्ट नहीं कहलाएंगी। क्लियर हो गया? जो ज़मीन के पैरेलल जाएगी वो एयरक्राफ्ट कहलाएगी। नेक्स्ट है एयरपोर्ट। Airport means an aerodrome at which facilities have, in the opinion of federal government, been sufficiently developed to be importance to civil aviation। हाँ जी, एयरपोर्ट एक ऐसी बिल्डिंग है जिसको सिविल एविएशन की वर्किंग के लिए, सिविल एविएशन की फंक्शनैलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको एयरपोर्ट कहते हैं। ठीक है, सिविल एविएशन में तमाम ऑफिसेज, तमाम टेक्नोलॉजीज़, तमाम एयर होस्टेस, तमाम जो पायलट्स हैं वो सारे सिविल एविएशन का हिस्सा हैं। ठीक हो गया? आगे एयर सर्विस मीन्स अ सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एनी पर्पस ऑफ सिविल एविएशन वेदर एरियल वर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अदरवाइज। ठीक हो गया? एयर सर्विस में वो तमाम उसका जो जहाज़ की ट्रैवलिंग होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ठीक है, और कोई भी सिविल एविएशन का कोई भी वर्क हो सकता है उसमें। प्राइवेट जो है जैसे शाहीन और एयर ब्लू की फ़्लाइट्स हैं एयरपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, वो तमाम जो इनकी एयर सर्विस होगी, तमाम एयर ट्रैवलिंग होगी, वो एयर सर्विस में काउंट होगी। नेक्स्ट है एयर साइड मीन्स द मूवमेंट एरिया ऑफ द एरोड्रोम adjacent terrain and buildings or portion thereof as to which is controlled by force। ये तीन कंसेप्ट बहुत समझने वाले हैं। एक एयरपोर्ट, दूसरा एरोड्रोम और तीसरा ये आ गया एयर साइड। एरोड्रोम मैंने आपको बताया कि जब जहाज़ उड़ता है और लैंड करता है और इसके साथ जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसके सर्विस स्टेशंस आ गए, उनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ गया, उनके बहुत बड़े शेड्स जिसके नीचे वो जहाज़ों को खड़ा करते हैं, वो सारा वो जो एयरपोर्ट की बिल्डिंग से जो सामने हमें नज़र आता है जहाँ जहाज़ फिर रहे होते हैं वो सारा एरोड्रोम कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा जो एयर साइड है ये रनवे होता है, सिर्फ रनवे, जहाँ जहाज़ भाग के उड़ेगा और जहाँ से लैंड करेगा या जहाँ चलेगा वो सारा एयर साइड है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स एनी ऑफिसर और अथॉरिटी डेजिग्नेटेड एज सच बाय फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या ASF की तरफ से कोई भी अगर ऑफिसर डेप्यूट किया जाता है तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाएगी। तीसरा जो है जी ओमिट कर दिया गया है, और इसमें क्या ओमिट किया है हम देख लेते हैं। दूसरा ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक सेकेंड। तो ये अमेंडमेंट से इन्होंने जी पार्ट को ओमिट कर दिया, ख़त्म कर दिया। ख़त्म क्या किया था? वर्ड डायरेक्टर जनरल मीन द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी। हाँ, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि 1984 के अंदर SF जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो थी ये सिविल एविएशन के अंडर काम कर रही थी। मींस के जो सिविल एविएशन का डायरेक्टर जनरल था वो ASF को एडमिनिस्टर कर रहा था। लेकिन 1984 में जो अमेंडमेंट हुई, ये आपको नज़र आ रही होगी, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर जनरल था, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसको फिर बाद में इन्होंने ASF का अपना DG मुकर्रर कर दिया था 1984 के अंदर। आगे हम देखते हैं।
कौन सा था, एच पार्ट, फोर्स मीन्स द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। तो ये जो इस एक्ट के अंदर जो भी फोर्स बनाई जाएगी, ठीक है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, वो फोर्स कहलाएगी। मीन्स कि जहाँ फोर्स का नाम आएगा इसका मतलब है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। डायरेक्टर जनरल मीन्स द कमांडर इन चार्ज ऑफ फोर्स। तो ये तीसरी जो है अमेंडमेंट कब हुई थी, हाँ जी, फोर्स ठीक हो गया 2012 के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट की है। और इसमें इन्होंने क्या किया, कोई जो इनका था मिटेड अमेंडमेंट डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस, ठीक हो गया, इन्होंने इसका अपना एक डायरेक्टर जनरल बना दिया 2012 के अंदर। 4 को भी मिटेड कर दिया। द वर्ड मैनेजर मीन्स द एयरपोर्ट मैनेजर अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और एनी पर्सन परफॉर्मिंग। तो 1984 से पहले क्या होता था कि हर एरोड्रोम का एक मैनेजर होता था कि आपने इस एरोड्रोम को मैनेज करना है, तमाम वर्किंग जो थी एरोड्रोम की वो आपने देखनी है। तो इसको इस 1984 के अमेंडमेंट के अंदर ही वो मैनेजर की सीट को ख़त्म कर दिया गया था। मेंबर मीन्स अ पर्सन अदर दैन अ ऑफिसर हु इज़ अपॉइंटेड टू द फोर्स एंड हैव साइंड एन अफर्मेशन इन द फॉर्म सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल हम बिल्कुल एंड पे पढ़ेंगे कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है। तो जो भी फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक हलफ उठाता है, चाहे वो आर्म फोर्स नहीं है, वो मेंबर ही कहलाएगी, ठीक है। चाहे वो जो चौकीदार भी है, कोई फोर्थ स्केल का भी मुलाजम है ASF के अंदर, तो वो भी ASF का मेंबर ही कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ऑफिसर। ऑफिसर की डेफिनेशन क्या है, मीन्स अ पर्सन हु इज सो अपॉइंटेड टू फोर्स एंड हैज साइंड एन अफर्मेशन इन द सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल। वही फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक जो हलफ उठाता है एज एन ऑफिसर, वो ऑफिसर कहलाएगा। इसी तरह ऑपरेटर है कि मीन्स अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज इंगेज्ड इन और ऑफरिंग टू इंगेज इन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। एयरक्राफ्ट के अंदर कोई भी ऑपरेशन एक बंदा कर रहा है तो उसको ऑपरेटर कहते हैं। प्रिस्क्राइब्ड, तो इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसको प्रिस्क्राइब्ड के ज़रिए हम लिखेंगे। तो जहाँ भी प्रिस्क्राइब्ड का लफ्ज़ आएगा इसका मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस। पर्पसेस ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन का पर्पज़ क्या है जी, इंक्लूड ऑल पर्पसेस कनेक्टेड विद द सिविल एविएशन एंड विद एयर नेविगेशन एक्सेप्ट पर्पज़ और डिफेंस बाय एयर। तो यहाँ उन्होंने क्लियर किया है कि जो सिविल एविएशन का पर्पज़ क्या होगा कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और डिफेंस सिस्टम के अलावा जितने भी ऑपरेशंस होंगे एयरपोर्ट के अंदर, वो सारे सिविल एविएशन का पर्पस होंगे। उसको उससे ASF का कोई लेना देना नहीं होगा। रेगुलेशंस मींस रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट। रेगुलेशंस का वर्ड जहाँ भी आएगा इसका मतलब है कि वो इस एक्ट के मुताबिक जो रेगुलेशंस है वही होंगे। रूल्स का मतलब भी इस एक्ट के ही रूल्स होंगे, कोई बाहर के रूल्स नहीं होंगे। ये तमाम डेफिनेशंस थी इस चैप्टर 1 के अंदर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 2। और जाहिर है ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी क्योंकि हम साथ साथ रीडिंग कर रहे हैं, ताकि कोई भी वर्ड ऐसा ना हो जो मेरे रिव्यूअर्स को उसकी समझ ना हो, ठीक है। तो बोर नहीं होना आपने। और हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2, पावर टू कंस्टिट्यूट एंड मेंटेन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी बोर्ड एंड इट्स फंक्शंस। तो चैप्टर 2 में हम देखेंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के फंक्शंस क्या हैं। इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम्स, एयरक्राफ्ट एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस। ठीक है कि एयरपोर्ट, एरोड्रोम्स और जितने भी एयरक्राफ्ट हैं और सिविल एविएशंस हैं, इन तमाम की सिक्योरिटी जो है वो इन्हीं की ASF की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हम थोड़ा सा जो आसान लाइनें हैं उसको हम जल्दी कवर करते जाते हैं। ठीक है। Ensuring security of all structures, equipment, material, installation belonging to operators, other government और नॉन गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस। ठीक है, कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के अंदर कितनी भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं, मींस के ज़ाहिर बात है एयरपोर्ट के अंदर और भी काफ़ी सारी फ़्लाइट्स होती हैं। एयर ब्लू है, शाहीन है, उन्होंने अपना इक्विपमेंट ही रखा हुआ है, अपनी टेक्नोलॉजी भी रखी हुई है उधर। तो उन सारों की उस नॉन गवर्नमेंट में आएंगे तो उन सारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
उन सारों की सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ASF की है, ठीक है। नेक्स्ट है सी और डी पार्ट ओमिट किया गया है। इसमें हम देखते हैं क्या चीज़ ओमिट की गई है। सी में देखें टू लिखा हुआ है, तो नीचे उन्होंने डी को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। द वर्ड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग द एयरपोर्ट फायर सर्विस। हाँ जी, जो एयरपोर्ट के अंदर जो कहीं आग लग जाती है, जो भी फायर सर्विसेज हैं वो ASF नहीं देगी, इसीलिए इन्होंने अमेंडमेंट करके वो उसको निकाल दिया। डी कौन सी शिक थी इसकी? डी को 3 से नोटिफाई किया हुआ है। 3 को देखते हैं, द वर्ड प्रोटेक्टिंग द एयरपोर्ट एंड इट्स विसाइनिटी फ्रॉम बर्ड हैजर्ड एंड पोल्यूशन। हाँ जी, इसमें भी ये कह रहे हैं कि जो 3 पार्ट को शिक को निकाला गया उसमें ये था कि ASF 1984 से पहले जो पोल्यूशन थी और बर्ड हैजर्ड से मींस के एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एरिया के अंदर बर्ड्स वगैरह ना आए, ताकि जहाज़ के साथ वो ना टकराएं और ना ही कोई बड़ा हादसा पेश आए। तो 1984 के अंदर जो अमेंडमेंट हुई थी वो इसके इनकी जो डोमेन थी वहाँ से उसमें से निकाल दिया था, ठीक है। अब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ASF की बर्ड्स को रिमूव करना या पोल्यूशन को रिमूव करना। E है ensuring the proper conduct of person at airports and aerodromes including control of surface vehicle and travel within the limits of airports and aerodromes। ठीक हो गया कि एयरपोर्ट और एरोड्रोम्स के अंदर जितना भी स्टाफ है उनका कंडक्ट भी इन्होंने देखना है कि ये नहीं कि कोई ड्रिंकिंग करके आ गया, ठीक है, और कोई वेपन लेके आ गया, ठीक है। सिविल एविएशन एक नॉन आर्म्ड स्टाफ है, तो वो उनको परमिशन नहीं है कोई भी वेपन रखने की, ठीक है। ये सारों का कंडक्ट पे नज़र भी जो ASF रखेगी। नेक्स्ट है ensuring security of aircraft passengers baggage cargo mail within the limits of airports and aerodromes। F में ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के अंदर जितने भी पैसेंजर्स होंगे, उनके बैगेज होंगे, कार्गो मेल जितनी भी होगी, उन सारों की सिक्योरिटी भी ASF की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं इनका कौन सा फंक्शन है। इनका फंक्शन है जी जनरल मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स इन द कंजंक्शन विद द पुलिस। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता एयरपोर्ट के अंदर कोई बहुत बड़ा हंजूम इकट्ठा हो जाता है, बहुत बड़ा मॉब आ जाता है और एक लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन आ जाती है और ये ASF से हैंडल नहीं हो रही, तो वो क्या करेगा, पुलिस को कॉल करेगा, तो पुलिस की हेल्प से ये मसला हल करने की कोशिश करेगा। ठीक है। सच अदर फंक्शन एज फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट रिक्वायर द फोर्स टू परफॉर्म। इसके अलावा कोई भी फंक्शंस होंगे, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ASF से लेना चाहती है तो वो अपने ऑफिशियल गजट के अंदर पहले अनाउंस करेगा, फिर ही वो ASF से लायबल होगा कि वो काम ले। ठीक हो गया। नेक्स्ट है इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शन द ऑफिसर्स एंड मेंबर्स शैल बी गाइडेड बाय एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक हो गया। अगर कोई इन्होंने कोई एक नई किस्म का फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो उसकी जो गाइडेंस है वो इनको मस्ट देनी होगी ऑफिसर्स को। ये सारे सिंपल थे और आसान थे। आई होप आपको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो आइन था वो क्या है, द हेड ऑफ द फोर्स शैल बी डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक हो गया। ये इन्होंने 2 लिखा हुआ है, ये 1984 के अंदर डायरेक्टर जनरल इन्होंने इनको बनाया था। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का हेड क्या होगा, वो DG होगा। द फोर्स shall consist of such ranks and a number of officers and members and shall be constituted in such manner as may be prescribed by the rules। जो भी officers होंगे, जो भी members होंगे, any staff of the ASF will be recruited on according to the rules of ASF Act। The officers and members shall receive such pay, pension, allowances and other remuneration and shall enjoy such leave and other privileges as may be described by the rules from time to time। तो जितनी भी प्रिविलेजेस हैं, सैलरी है, इनकी लीव्स हैं और जितने भी इसके अलावा रिवार्ड्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। हर
हर जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक एक्ट होता है, एक सर्विस एंड स्ट्रक्चर होता है, दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है। तो जितनी भी उनकी सर्विसेज, पेंशन और पे है, अलाउंसेस हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही होंगे। Every officer and member shall receive on his appointment a certificate in the form set out in the second schedule under the seal of Director General। कह रहे हैं कि कोई भी स्टाफ जब भर्ती होगा तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके ऊपर डायरेक्टर जनरल की मोहर लगी होगी। वो हम सर्टिफिकेट भी एंड पे देखेंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट क्या है, or other officer as Director General may authorize in this behalf, and by virtue of holding such certificate he shall be vested with powers, functions and privileges of an officer or member। मज़ीद इसमें ये कह रहे हैं कि अगर डीजी चाहे तो वो किसी और को भी ये पावर्स दे सकता है कि वो सर्टिफिकेट किसी को भी दे, और उस सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आप जो पावर्स हैं वो उस नए भर्ती होने वाले बंदे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। Any person who ceases for any reason to be an officer or member shall forthwith surrender the certificate referred to in subsection 4 to any officer authorized by the Director General in this behalf। कह रहे हैं कि ऊपर सेक्शन ये शिक 4 के अंदर जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो अगर ऑफिसर किसी रीज़न की वजह से वो फोर्स को छोड़ना चाहता है तो सबसे पहले वो सर्टिफिकेट वापस करेगा, ठीक है। शेल फोर्स विच सरेंडर द सर्टिफिकेट मीन्स के वो सर्टिफिकेट वापस करेगा जो इसको भर्ती के टाइम दिया गया है। ये सर्टिफिकेट ASF के अंदर बहुत ज़रूरी है। इस सर्टिफिकेट के अंदर जो पावर्स दी जाती हैं वो मैं आगे आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है, ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ फोर्स शैल वियर सच यूनिफॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रेगुलेशंस। वही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ASF के होंगे उसके अंदर जो भी यूनिफॉर्म होगी वो सारे ऑफिसर्स लायबल हैं कि वो पहने। 5वां पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स। फोर्स की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स शैल वेस्ट इन द डायरेक्टर जनरल हु शैल एडमिनिस्टर इट इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, रूल्स एंड सच ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन एज मे बी मेड और इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। वही कह रहे हैं कि जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, मेन इंतज़ामिया होगी, वो डायरेक्टर जनरल होगी ASF की, और ASF किसकी मर्ज़ी से काम करेगा, वो फेडरल गवर्नमेंट की मर्ज़ी से काम करेगा। द DG शैल एक्सरसाइज हिज पावर एंड परफॉर्म हिज फंक्शन अंडर द जनरल सुपरविजन्स एंड डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। वही जो फेडरल गवर्नमेंट कहेगी, जो फेडरल गवर्नमेंट कहेगी वही जो है वो DG करेगा। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 3, और आई होप आपको 2 चैप्टर्स की अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। फर्स्ट में टाइटल था, एक्सटेंड था, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट था जस्ट, और डेफिनेशंस थी, और दूसरे चैप्टर में क्या था, उसके फंक्शंस थे। इन्होंने क्या काम करना है, इन्होंने सिक्योरिटी देखनी है, इन्होंने पैसेंजर्स की सिक्योरिटी देखनी है, एयरक्राफ्ट की, और तमाम आपने अभी सब कुछ देखा। आगे है चैप्टर नंबर 3, इसके अंदर पावर्स हैं, ऑफिसर्स की कौन सी ड्यूटीज़ हैं और कौन सी पावर्स हैं वो हम देखते हैं। एन ऑफिसर और मेंबर शैल, मेंबर आपको मैंने पहले भी बताया कि मेंबर वो होगा जो हलफ उठाएगा, ठीक है। किसके मुताबिक, सेक्शन शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग। शेड्यूल 1 हम इस वीडियो के एंड पे देखेंगे कि शेड्यूल 1 क्या होता है। Must take effective measure for ensuring security of all airports, aerodromes, aircrafts and civil aviation installations within the limits, and for safeguarding civil aviation against act of unlawful interference। हाँ जी, तो बेसिकली ये फंक्शन ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है, एक नई शिक ऐड की है कि ये सारा फंक्शन आपने अभी पीछे पढ़ा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने ड्यूटी थोड़ी सी इनकी चेंज की है। विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स, के एयरपोर्ट के लिमिट के अंदर रहकर ही ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इवन के एयरपोर्ट के गेट के बाहर अगर कोई वकुआ हुआ है तो वो बाहर पंजाब पुलिस उसको देखेगी, जो बाहर की पुलिस है वो देखेगी, ना कि ASF। क्लियर हो गया। सेफ गार्ड एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स बैगेज
कार्गो एंड मेल विद इन द लिमिट्स ऑफ एरोड्रोम्स। वही फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो इस एरोड्रोम और एयरपोर्ट के लिमिट्स के अंदर ही होंगी। प्रिवेंट unauthorized persons and vehicles from access to the air side or other areas important to the security of the aerodromes। जो रनवे है उसके दरमियान कोई खलल नहीं आना चाहिए, कोई unauthorized persons उस रनवे के सामने नहीं आना चाहिए। require the operation of aircraft registered in Pakistan to conform the prescribed civil aviation security requirements। require the operation of aircraft registered, हाँ जी, तो जितने भी सिविल एविएशन के अंदर जितनी भी वो फ़्लाइट्स काम कर रही हैं, अगर तो वो रजिस्टर हैं पाकिस्तान के साथ, तो फिर ये जो है इनको अलाउ करेंगी फ़्लाइट्स की और फ़्लाइट ऑपरेशंस की। ठीक हो गया, मीन्स के पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन तो है ही, इसके अलावा जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं और बाहर से जो फ़्लाइट्स आती हैं, अगर वो पाकिस्तान से रजिस्टर हैं तो फिर ये इनकी सिक्योरिटी करेंगे, वरना नहीं करेंगे ASF के। टेक इफेक्टिव मेजर फॉर प्रिवेंटिंग हाई चेकिंग है, सबोटेक प्लेसमेंट और कार बॉम्ब लेटर बॉम्ब्स डेंजरस आर्टिकल्स। ठीक हो गया, ये सारी जो है इनकी ड्यूटीज़ हैं कि अगर कोई त्यारा हाई चेक होता है तो इन्होंने सिक्योरिटी देनी है, कोई आके हाई चेक कर लेता है, यरगमाल बना लेता है और जहाज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाह रहा हो, अर्ली जो है डिपार्चर करना चाह रहा हो, ठीक है, अर्ली लैंडिंग करना चाह रहा हो, ये सारों को जो सिक्योरिटी फ्राहम करना वो ASF का काम है। यूज़ सच आर्म्स एंड एम्यूनेशन एंड इक्विपमेंट एज मे बी अथोराइज्ड बाय द DG फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट। कह रहे हैं कि अगर किसी ऑपरेशन के अंदर कोई ख़ास किस्म का आर्म या एम्यूनिशन जो है वो अगर इस्तेमाल करनी पड़ जाए तो वो DG की परमिशन से ही इस्तेमाल हो सकती है। सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन हु इज़ सस्पेक्ट ऑफ। तो इस पैराग्राफ के अंदर क्या कह रहे हैं कि अगर ASF का कोई भी मेंबर या कोई भी ऑफिसर ड्यूटी पर मौजूद है और अगर वो किसी को समझता है कि ये जो बंदा है वो किसी एयरपोर्ट के ऑपरेशन में खलल पैदा कर सकता है या इसकी सिक्योरिटी को लैब कर सकता है, तो वो विदाउट एनी वारंट उस शख्स को जाके पकड़ सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है। परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज द कंपिटेंट अथॉरिटी मे रिक्वायर हिम टू परफॉर्म। तो परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज कंपिटेंट, तो इसके अलावा जो कोई फंक्शंस हैं तो वो कंपिटेंट अथॉरिटी इनसे वो फंक्शंस परफॉर्म करवा सकती है। चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा सा हिस्सा रह गया, वो हम देखते हैं। इसके अलावा बाकी 2 चैप्टर्स हैं वो मैं वीडियो 2 के अंदर आपके सामने पेश करूँगा। तो अगर आपको इस लेक्चर की कुछ समझ लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आगे हम देखते हैं। द डायरेक्टर जनरल में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कॉल फॉर द मिलिट्री असिस्टेंस इन कनेक्शन विद द पोस्ट लैंडिंग एंड एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन एट एन एयरपोर्ट और एयरड्रोम। वही मैंने पहले बताया कि अगर कोई शख्स किसी असले की बेस पर या किसी भी कोई ख़तरनाक हथियार है उसकी बेस पर किसी जहाज़ की अर्ली लैंडिंग करवाना चाह रहा है या अर्ली डिपार्चर करवाना चाह रहा है, तो ASF का जो है फर्स्ट रेस्पोंडेंट जो होगा वो ASF होगी। और अगर ASF ये समझती है कि वो हैंडल नहीं कर पाती इस ऑपरेशन को, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले आर्मी को पुलिस को बुलाएगी, पुलिस के बाद आर्मी को बुलाएगी। ठीक है, आर्मी के साथ मिलकर जो है वो इस मसले को रिजॉल्व करेगी। An officer for the purpose of this act shall exercise within the area in which this act applies all the power conferred on an officer in charge of investigation police station under police order 2002 and the code of criminal procedure 1898। क्लियर हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ। इसमें ये कह रहे हैं कि जब कोई ऑफिसर ड्यूटी दे रहा होगा एयरपोर्ट के अंदर और उसको जो पावर्स दे दी जाएंगी वो एक SHO के इक्वल होंगी, जो एक शहर के अंदर जो पुलिस स्टेशन
ऑफिसर जो होता है, जो एसएचओ होता है, जितनी पावर्स उसकी होंगी इतनी पावर वो एएसएफ के ऑफिसर की होंगी। और किसके अकॉर्डिंग? वो सीपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, 1898 के अकॉर्डिंग के रूल के मुताबिक जो भी एसएचओ की पावर होंगी वो कन्फर्ड हो जाएंगी उसको, एएसएफ के मेंबर को। आगे आ गया जी, लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी officer and member promptly to obey and execute all orders and instructions issued to him by any competent authority। तो लाइबिलिटीज़ हैं, मींस कि ये जो हैं लाइएबल हैं ऑर्डर्स जो सीनियर्स की तरफ से मिलते हैं। बात समझने वाली है कि अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं एएसएफ में तो जो भी सीनियर आपको इंस्ट्रक्शन देगा तो वो आपके लिए लायबल है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसको मानना। एवरी ऑफिसर एंड मेंबर शैल बी लायबल टू सर्व वेदर ही इज़ रिक्वायर्ड टू सर्व बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो क्या है जी, हर ऑफिसर जो है और हर जो मेंबर है वो इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने जो है वो सर्व करने के लिए लायबल है। और तीसरा हिस्सा जो है वो ओमिट कर दिया गया है, तीसरा हिस्सा ओमिटेड है। देखते हैं उसके ऊपर 4 लिखा हुआ है, क्या चीज़ ओमिट की गई है और किस के अकॉर्डिंग ओमिट की गई है। फॉर द वर्ड एवरी ऑफिसर मेंबर हु इज़ गिल्टी ऑफ एनी ऑफ वायलेशन और विलफुल ब्रीच और नेग्लेक्ट ऑफ एनी रूल। तो मैं आपको ये शॉर्टली बता देता हूँ कि इसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर ऑफिसर ही अपनी ड्यूटी के अंदर कोई कोताही करता है या ड्यूटी अच्छे से नहीं करता या एब्सेंट करता है तो उसके ख़िलाफ़ काफ़ी सारी सज़ाएं एएसएफ के अंदर थीं। तो वो इन्होंने 1984 की अमेंडमेंट के अंदर ये अपनी जो सज़ाएं हैं वो ख़त्म कर ली थी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ताकि आपको हर टेस्ट में हेल्पफुल साबित होती रहे। तो उसके लिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।